स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद ज्योति में। आज हम याद करेंगे होम साइंस की एक ब्रांच होम मैनेजमेंट को। गृह प्रबंधन क्या है, इससे जुड़ी कुछ परिभाषाएं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो होती हैं उनको याद करेंगे। गृह प्रबंधन की विशेषताएं, आवश्यकता, गृह प्रबंधन के चरण और भ्रांतियाँ। तो आज हम शुरू करते हैं गृह प्रबंधन को याद करना। अब हम देखेंगे गृह प्रबंधन क्या है। गृह प्रबंधन एक मानसिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा। गृह प्रबंधन एक मानसिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन एक मानसिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गृहिणी कम से कम साधनों का प्रयोग करते हुए उस हुए उद्देश्यों तक पहुंचने की कोशिश करती है। जिसमें गृहिणी कम से कम साधनों का प्रयोग करते हुए उद्देश्यों तक पहुंचने की कोशिश करती है। गृह प्रबंधन एक मानसिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गृहिणी कम से कम साधनों का प्रयोग करते हुए उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश करती है। अब हम देखेंगे निकिल और डार्सी के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे हम। निकिल और डार्सी ने क्या परिभाषा दी है। गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों एवं साधनों के प्रयोग हेतु किया गया। गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों एवं साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। अब हम देखेंगे फिर से एक बार। गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों एवं साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। अब हम देखेंगे और किन लोगों ने गृह विज्ञान को किस तरीके से गृह प्रबंधन को परिभाषित किया है। अब हम देखेंगे न्यूमैन के अनुसार न्यूमैन ने क्या परिभाषा दी है। न्यूमैन ने प्रबंधन को प्रशासनिक क्रियात्मकता के रूप में परिभाषित किया है। न्यूमैन ने प्रबंधन को प्रशासनिक क्रियात्मकता के रूप में परिभाषित किया है। न्यूमैन ने प्रबंधन को प्रशासनिक क्रियात्मकता के रूप में परिभाषित किया है। गृह प्रबंधन का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। ये न्यूमैन के अनुसार ही बता रहे हैं। गृह प्रबंधन का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। गृह प्रबंधन का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। न्यूमैन का जो उन्होंने परिभाषा दी है, न्यूमैन ने प्रबंधन को प्रशासनिक क्रियात्मकता के रूप में परिभाषित किया है। फिर उन्होंने कहा है गृह प्रबंधन का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। अब हम देखेंगे ग्रास एवं क्रेंडल ने क्या कहा है। ग्रास एवं क्रेंडल ने गृह प्रबंधन को एक क्रियाशील यंत्र कहा है। इन्होंने इसे निर्णयों की श्रृंखला भी कहा है। गृह प्रबंधन को ग्रास एवं क्रेंडल ने क्रियाशील यंत्र और निर्णयों की श्रृंखला कहा है। ग्रास एवं क्रेंडल ने गृह प्रबंधन को क्रियाशील यंत्र और निर्णयों की श्रृंखला कहा है और निर्णयों की श्रृंखला भी कहा है। अब हम देखेंगे लिचफील्ड ने गृह प्रबंधन को साइकिल ऑफ एक्शन कहा है। लिचफील्ड ने गृह प्रबंधन को साइकिल ऑफ एक्शन कहा है। लिचफील्ड ने गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र या साइकिल ऑफ एक्शन कहा है। अब हम देखेंगे पी देवदास ने क्या कहा है। पी देवदास ने प्रबंधन की तुलना बांध से की है। पी देवदास ने प्रबंधन की तुलना बांध से की है। पी देवदास ने प्रबंधन की तुलना बांध से की है। कोटजिन ने क्या कहा है। कोटजिन ने गृह प्रबंधन को व्यवहारिक ज्ञान कहा है। कोटजिन ने गृह प्रबंधन को व्यवहारिक ज्ञान कहा है। इरीन
इरीन ओपेनहेम ने गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति को बताया है। इरीन ओपेनहेम ने गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति को बताया है। इरीन ओपेनहेम ने गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति को बताया है। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा, आपको ये गृह प्रबंधन की सीधा सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। अब हम देखेंगे गृह प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे गृह प्रबंधन की विशेषताएं। पहला है, यह मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन कला भी है। गृह प्रबंधन विज्ञान है। गृह प्रबंधन सर्वव्याप्त है। गृह प्रबंधन कैसा है? सर्वव्याप्त है। यह निर्णयों की श्रृंखला है। ये क्या है? निर्णयों की श्रृंखला है। विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया है। सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास है। ये क्या है? एक सामूहिक प्रयास है। विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है। अदृश्य कौशल है। अदृश्य कौशल है। आदृश्य कौशल है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन सभी स्तरों पर होता है। प्रबंधन सभी स्तरों पर होता है। सभी स्तरों पर होता है। प्रबंधन सभी स्तरों पर होता है। पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। 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 बौद्धिक प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व। गृह व्यवस्था की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। 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 परिवार में उचित समायोजन करने के लिए। परिवार में उचित समायोजन करने के लिए। परिवार में उचित समायोजन करने के लिए। निर्णय की प्रभावशीलता हेतु। निर्णय की प्रभावशीलता हेतु। निर्णय की प्रभावशीलता हेतु। संसाधनों की उचित उपयोग हेतु। संसाधनों के उचित उपयोग हेतु। संसाधनों के उचित उपयोग हेतु। संसाधनों के उचित उपयोग हेतु। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा। मितव्ययता के लिए। मितव्ययता के लिए। मितव्ययता के लिए। व्यवस्था के उद्देश्य में वृद्धि हेतु। व्यवस्था के उद्देश्य में वृद्धि हेतु। वृद्धि किसकी किसकी होती है? सौंदर्य की, अभिव्यंजना की, क्रियात्मकता की। सौंदर्य की, अभिव्यंजना की, क्रियात्मकता की। व्यवस्था के उद्देश्य में वृद्धि हेतु। व्यवस्था हम लोग करते हैं तो हम लोग किस चीज़ की वृद्धि करते हैं? ब्यूटी, एक्सप्रेसिवनेस, फंक्शनल, सौंदर्य, अभिव्यंजना और क्रियात्मकता की। सामाजिक साधनों के समुचित उपयोग हेतु उचित चयन में। सामाजिक साधनों के समुचित उपयोग हेतु उचित चयन में। सामाजिक साधनों के समुचित उपयोग हेतु उचित चयन में। सामाजिक साधनों के समुचित उपयोग हेतु उचित चयन में। नवीन स्थितियों हेतु ढांचा प्रस्तुत करना। नवीन परिस्थितियों हेतु ढांचा प्रस्तुत करना। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। नवीन परिस्थितियों हेतु ढांचा प्रस्तुत करना। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। नवीन परिस्थितियों हेतु ढांचा प्रस्तुत करना। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। नवीन परिस्थितियों हेतु ढांचा प्रस्तुत करना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। अब हम देखेंगे गृह प्रबंधन से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में देखेंगे। गृह प्रबंधन से जुड़ी कुछ भ्रांतियां हैं। प्रबंधन एक साधन है, साधन मात्र है, साध्य नहीं। गृह प्रबंधन एक साधन है। गृह प्रबंधन एक साधन है। गृह प्रबंधन एक साधन है, साध्य नहीं।
गृह प्रबंधन एक साधन है, साध्य नहीं। गृह प्रबंधन एक साधन है, साध्य नहीं। गृह प्रबंधन एक साधन है, साध्य नहीं है। अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से बनते हैं। अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से बनते हैं। अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से बनते हैं, वरन प्रशिक्षण से बनते हैं। प्रबंधन परिवार के मुखिया तक सीमित नहीं है। प्रबंधन क्या है? परिवार के मुखिया तक ही सीमित नहीं है। प्रबंधन परिवार के मुखिया तक ही सीमित नहीं है। केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंधन नहीं है। केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंधन नहीं है। ये भी एक भ्रांति है कि हमने केवल लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो प्रबंधन हो गया है। प्रबंध का संबंध केवल कार्य संपादन से नहीं है। प्रबंधन का संबंध केवल कार्य संपादन से नहीं है। ये 5 भ्रांतियां हैं। अब हम देखेंगे प्रबंधक के गुण। अब हम क्या याद करेंगे? प्रबंधक के गुण। प्रबंधक के गुण क्या क्या होने चाहिए? सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। धैर्य, धैर्य, धैर्य। बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा। विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण। संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए, संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए, संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए। समायोजन की क्षमता होनी चाहिए, समायोजन की क्षमता होनी चाहिए। मानवीय प्रवृत्ति की समझ होनी चाहिए, मानवीय प्रवृत्ति की समझ होनी चाहिए, मानवीय प्रवृत्ति की समझ होनी चाहिए, मानवीय प्रवृत्ति की समझ होनी चाहिए। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। कल्पना शक्ति होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए। कल्पनाशील होना उसका बहुत ज़रूरी है। निर्णय शक्ति होनी चाहिए, निर्णय की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति होनी चाहिए। आत्मनियंत्रण होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। कार्यकुशल होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए। नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, 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 नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। चतुर होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। और उसे पक्षपात और रूढ़वादी नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए और रूढ़वादी रहित होना चाहिए। ये दोनों गृह प्रबंधन की बाधाएं हैं कि पक्षपात पूर्ण है और रूढ़वादी रहित पूर्ण है, रूढ़वादिता निहित है। अब हम देखेंगे गृह प्रबंधन के चरण। अब हम आएंगे गृह प्रबंधन के चरण पे। अब हम देखेंगे गृह प्रबंधन के चरणों को अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। ग्रास एवं कैंडल ने गृह प्रबंधन के 3 चरण बताए हैं। ग्रास एवं कैंडल ने गृह प्रबंधन के 3 चरण बताए हैं। पहला है नियोजन करना, पहला है नियोजन करना, पहला है नियोजन करना। दूसरा है नियंत्रण करना, दूसरा है नियंत्रण करना, दूसरा है नियंत्रण करना। मूल्यांकन करना, तीसरा है मूल्यांकन करना, तीसरा है मूल्यांकन करना, तीसरा है मूल्यांकन करना, तीसरा है मूल्यांकन करना। निखिल एवं डार्सी ने 4 चरण बताए हैं। निखिल एवं डार्सी ने आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन बताया है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार निखिल एवं डार्सी ने 4 चरण बताए हैं। निखिल एवं डार्सी ने 4 चरण बताए हैं। ग्रास एवं कैंडल ने 3 चरण बताए हैं। इन्होंने निखिल एवं डार्सी ने संगठन को ज़्यादा बताया है, मतलब इन्होंने 4 चरण कर दिए हैं। पहला है आयोजन, पहला है आयोजन, पहला है आयोजन। दूसरा है संगठन, संगठन, संगठन। तीसरा है नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण। चौथा है मूल्यांकन, चौथा है मूल्यांकन,
चौथा है मूल्यांकन। चौथा है मूल्यांकन। अब 1930 में संक्षेप करके इन्होंने 3 कर दिया। आयोजन, संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण हटा दिया। इन्होंने क्या किया, 1930 में निकिल एवं डार्सी ने अपने जो प्रबंधन के जो चरण हैं उसको इन्होंने 3 कर दिया। आयोजन, संगठन, मूल्यांकन। इन्होंने नियंत्रण को हटा दिया और ग्रास एवं क्रेंडल के जो चरण हैं उस पर नियंत्रण है। तो इसे रिपीट कर लीजिएगा बार बार, तब आपको याद हो जाएगा। निकिल एवं डार्सी ने 4 चरण बताए थे, जिन्होंने 1930 में इन्होंने 1 चरण घटाकर इसको 3 चरण में कर दिया था। इन्होंने नियंत्रण को हटा दिया था। इसमें आयोजन, संगठन और मूल्यांकन बचे थे। और ग्रास एवं कैंडल में नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन थे। अब हम देखेंगे कोटेजिन के अनुसार कितने चरण हैं। कोटेजिन के अनुसार कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। कोटेजिन के अनुसार 4 चरण हैं। कोटेजिन के अनुसार 4 चरण हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोजन, 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 संपादन हेतु संगठन, संपादन हेतु संगठन, योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। ये कोटेजिन के चरण हैं। कोटेजिन के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोजन, सीधा सीधा सा आप बोलें कि इसमें आयोजन भी है, संगठन भी है और तीसरे में इन्होंने योजना का क्रियान्वयन बता दिया है। आयोजन, संगठन, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। चौथा चरण है मूल्यांकन। चौथा चरण है मूल्यांकन। चौथा चरण है मूल्यांकन। अब हम देखेंगे ग्रास एवं कैंडल के द्वारा आयोजन के चरण। अब हम देखेंगे ग्रास एवं कैंडल के द्वारा आयोजन के चरण कितने हैं। इन्होंने, अब हम अपने पहले उस पे आते हैं। ग्रास एवं कैंडल ने जो आयोजन है उसके आयोजन के भी उन्होंने चरणों को निर्धारित किया है। उनका पहला है आयोजन के 5 चरण हैं। आयोजन के कितने चरण हैं? 5 चरण हैं ग्रास एवं कैंडल के अनुसार। समस्या को परिभाषित करना है पहला, विकल्पों को ढूंढना है दूसरा, विकल्पों को ढूंढना है दूसरा, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों को ढूंढना, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा। विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना। ये कौन सा विकल्प हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है और कौन सा ज़्यादा उपयोगी नहीं है। संभावित हल का चयन या उपयुक्त विकल्प। अब हम लोग देखेंगे संभावित हल। कोई समस्या है तो उसके इतने तरीके से ये हल निकल सकते हैं। संभावित हल उसी को कहते हैं। संभावित हल या उपयुक्त विकल्प। उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना, परिणामों को स्वीकार करना, उसके बाद जो इनके परिणाम आते हैं उसको भी स्वीकार करते हैं ग्रास एवं कैंडल। आयोजन के इन्होंने 5 चरण निर्धारित किए हैं। समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, संभावित हल का चयन, संभावित हल का चयन, उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना, उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना या परिणामों को स्वीकार करना, परिणाम को स्वीकार करना, परिणाम को स्वीकार करना। अब हम देखेंगे समय काल के अनुसार। समय काल, समय काल जो हमारा है वो क्या कहता है। आयोजन भविष्य के लिए, आयोजन क्या होता है हमारा? भविष्य के लिए होता है। आयोजन क्या होता है? भविष्य के लिए होता है। आयोजन में हम क्या करते हैं? हम कोई योजना बनाते हैं तो उसे वर्तमान में पूरा करते हैं कि भविष्य के लिए होती है? भविष्य के लिए होती है। जो आयोजन होता है वो भविष्य के लिए होता है।
और नियंत्रण नियंत्रण कैसे करेंगे? जब हम उस योजना पर अभी से नियंत्रण करेंगे, जैसे हमें इंटर में अच्छे नंबर लाने हैं, अब हम पढ़ नहीं रहे हैं, भविष्य की योजना है कि हमें 90% नंबर लाना है, अब हम नियंत्रण रखेंगे अपने ऊपर कि मोबाइल ना देखें, ये ना करें। तो नियंत्रण वर्तमान काल में जो क्रिया करते समय की जाती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, बीच बीच में मोबाइल देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो हम अपने ऊपर नियंत्रण करेंगे ताकि हम अपने भविष्य में जो हमने आयोजन किया है, मतलब जो हम अपने भविष्य के लिए देख रहे हैं, उसको हम नियंत्रण करके कैसे उसे पा सकते हैं। मूल्यांकन, भूतकाल से मूल्यांकन करेंगे। भूतकाल है जो क्रिया संपादन के बाद की जाती है। मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या है? अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम देखेंगे न्यूमैन की परिभाषा। न्यूमैन की परिभाषा, उन्होंने क्या कहा है आयोजन को लेके? न्यूमैन ने क्या कहा है आयोजन को लेके? न्यूमैन ने कहा है सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है इसे पहले से तय करना ही नियोजन है। सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है, न्यूमैन ने कहा है सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है इसे पहले ही तय करना ही नियोजन है। अब नियोजन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे नियोजन की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पूर्व अनुमानों पर निर्धारित है, पूर्व के जो अनुमान हैं उन पर निर्धारित है, विवेकपूर्ण कार्य है, विवेकपूर्ण कार्य है, विवेकपूर्ण कार्य है, मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, कार्य से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया है, कार्य से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया है, कार्य से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया है, वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, पारिवारिक सदस्यों के कार्यों का विभाजन है, पारिवारिक सदस्यों के कार्यों का विभाजन है, पारिवारिक सदस्यों के कार्यों का विभाजन है। जब हम कोई योजना बनाते हैं तो सबके कार्यों को सौंप देते हैं ताकि सब लोग, एक ही व्यक्ति सारे कार्य ना करके जब अलग अलग करता है तो अच्छी तरीके से वह कार्य को पूर्ण करता है। यही परिवार के सदस्यों के कार्यों का विभाजन है। निर्णयों की एक संगठित प्रक्रिया है, निर्णयों की एक संगठित प्रक्रिया है कि हमें इसके बाद क्या निर्णय लेना है, इसके बाद हम जब यहाँ इस स्टेज पे पहुँच जाएंगे तो हमें क्या निर्णय लेना है। अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए कई सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित है। लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रकृति है, लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रकृति है, लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रकृति है। विभिन्न विकल्पों में सर्वोत्तम का चुनाव है, विभिन्न विकल्पों में सर्वोत्तम का चुनाव है, विभिन्न विकल्पों में सर्वोत्तम का चुनाव है। सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त व्याप्त है, सर्वव्याप्त है, एकता है, एकता है, एकता है, एकता है। नियोजन की पारस्परिक निर्भरता है, 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 नियोजन की पारस्परिक निर्भरता है। अब हम देखेंगे आयोजन के कितने प्रकार होते हैं। आयोजन के 2 प्रकार हो सकते हैं, दीर्घकालिक आयोजन और अल्पकालिक आयोजन। दीर्घकालिक आयोजन और अल्पकालिक आयोजन, दीर्घकालिक आयोजन और अल्पकालिक आयोजन। आयोजन के प्रकार, उपयोग के आधार पर, एकल उपयोग सिंगल यूज प्लान, एक बार उपयोग होता है। सिंगल यूज प्लान, एक बार हम किसी चीज़ के लिए एक बार प्लान बनाएंगे और हम उसको लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दोहराए जाने वाले आयोजन, स्थायी उपयोग आयोजन, जिस प्रकार बार बार उपयोग, जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकें। दोहराए जाने वाले आयोजन, 2 प्रकार के आयोजन होते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के आयोजन होते हैं। पहला है सिंगल प्लान, हम एक प्लान बनाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, बस उसे एक बार यूज़ कर पाएंगे उस एक प्लान को। अब बार बार यूज़ करने वाले प्लान, दोहराए जाने वाले आयोजन। अब हम देखेंगे दोहराए जाने वाले आयोजन, स्थायी उपयोग आयोजन, जिसका बार बार उपयोग हो सके, जिसका बार बार उपयोग हो सके।
अब हम देखेंगे संगठन। अब हम अगले पार्ट में हम संगठन को याद करेंगे। आप मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।